अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ बीकॉम पार्ट 2। बिजनेस लॉ में हमारा कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक चल रहा है, जो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कैरेज ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है? कैरेज ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है कराची एजुकेशन फोरम के नाम से, वहाँ पर तमाम लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे, जितने भी ऑनलाइन हुए हैं। आप में से जितने भी बच्चों ने कोई लेक्चर अगर मिस किया है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये लायबिलिटीज़ हमने पढ़ी थी, लायबिलिटीज़ ऑफ कॉमन करियर और लायबिलिटीज़ अंडर कॉमन लॉ। आई थिंक यही राइट प्लेस तक पढ़ा था हमने। तो यहाँ से हमें बात शुरू करनी है, व्हाट आर द लायबिलिटीज़। ओके, तो ये आज का हमारा पहला सवाल होगा कि what are the liabilities of कॉमन कैरियर। ठीक है जी, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ कॉमन करियर। यहाँ से हम अपनी बात का आज का आगाज कर रहे हैं। राइट एंड ड्यूटीज तक पढ़ा था, चैप्टर नेम कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, तो लायबिलिटीज देखें, कॉमन कैरियर कौन होता है? यकीनन आपको याद होगा कि कॉमन कैरियर जी वो होता है जो सामान एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह लेकर जाता है। अच्छा, अमूमन ऐसा भी होता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि जब सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं तो बंदा जो सामान का असल मालिक होता है वो साथ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ आप सामान को लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब आपका सामान ट्रैवल कर रहा होता है, आप नहीं होते। आपके पास क्या होता है? सिर्फ एक रसीद होती है जिस पर ये लिखा हुआ होता है कि ये सामान आपने फला बंदे के जरिए भेज दिया। ठीक है जी, तो हमने जो बेसिकली पढ़ना है वो यही है कि जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे का सामान लेकर ट्रैवल कर रहा है तो व्हाट आर द लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जो उस कॉमन करियर वाले को, उस ट्रक वाले को, उस कंटेनर वाले को फुलफिल करनी होती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते वक्त। ठीक है जी, तो अच्छा, जो बगैर अपने नाम के एंट्री देता है उसको हम रिमूव कर देंगे ना, ये हमारा रूल याद रखिएगा। कोई भी बंदा हमें नजर आता है जिसका नाम अपना असली नहीं होगा तो वी विल इमीडिएटली रिमूव विदाउट एनी इंटीमेशन, बगैर हम उसको बोले हम उसको रिमूव कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं वेटिंग रूम भी ऑन कर रहा हूँ, अभी तक मैंने वेटिंग रूम ऑन नहीं किया हुआ था, इनेबल वेटिंग। अब कोई बगैर हमारी परमिशन के दाखिल भी नहीं होगा क्योंकि टाइम गुजर गया, 15 मिनट होने वाले ना। अच्छा, तो हाँ जी, बाय एक्ट ऑफ गॉड ही इज नॉट लायबल। तो इसमें लिख रहा है कि भाई ये सिर्फ लायबल इसलिए नहीं है कि इसने उसको लेकर चलना है, बल्कि देयर आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी मजीद भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एक तो भाई आपको एक बंदे ने सामान दिया तो एक भरोसे के तहत दिया है ना कि आप इस सामान का ध्यान रखोगे और इसकी सही हालत में एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचा दोगे। ही इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम एन एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन अब खुदा की तरफ से अगर कोई आफत आ जाए, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आ जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, और अगर उसमें वो सामान डैमेज हो जाता है तो कॉमन करियर वाले की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसके हुक्म से तो जलजला नहीं आया ना, या उसके हुक्म से जो है अल्लाह भला करे कोई बारिश या तूफान नहीं आया, तो इन इन सच अ सिचुएशन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, ऐसे हालात में वो बंदा रिस्पॉन्सिबल
नहीं होगा। इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉस, ठीक है जी। विच मीन्स हैपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन। मतलब जमीन फट गई, ट्रक उसमें घुस गया। वैसे तो ये ड्रामाई आपको लग रहा होगा कि जमीन फटी और उसमें अगर वो बंदा घुस गया, लेकिन आप यकीन करें कि जब जलजले आते हैं, जब दुनिया में सिवियर किस्म के जलजले आते हैं, तो यही तो होता है कि जमीन फटती और सैकड़ों पूरी पूरी सोसाइटीज जो होती है ना उसके अंदर चले जाती हैं, और वो अगले झटके में वो बंद भी हो जाती है उठाकर। तो बस ये अल्लाह ताला के अजाबों में से है जलजला जो है, ये है तूफान, शदीद तूफान का होना, बिजली का बहुत ज्यादा कड़कना, और ये वबा का आ जाना, ये सब चीजें, ये अजाब अल्लाह ताला है, ये समझ इंसान समझे बस। खैर, इफ व्हीकल इज डैमेज बाय लाइटिंग, फायर और रोड प्रॉब्लम, द कैरियर विल नॉट लायबल। किसी बिजली गिरने से या आग लगने से, कहीं पर जंगल में आग लग गई अचानक से, तो इसमें वो जिम्मेदार नहीं होता। हाँ, वो जिम्मेदार कब होगा, जब उसने ड्राइविंग सही नहीं करी और उसकी ड्राइविंग के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, तो द कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको एक अच्छे से जिम्मेदाराना तौर पर गाड़ी तो चलाना उसका काम है, ठीक है जी। एनिमीज ऑफ द स्टेट, ही इज नॉट लायबल फॉर एनी इंजरी सफर ड्यू टू एनिमीज ऑफ द स्टेट। सियालकोट से एक ट्रक गुजर रहा है सामान का, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहा है। अब इंडिया, क्योंकि सियालकोट बॉर्डर पे एक शहर है, और अगर इंडिया ने सामने से हमला कर दिया, ठीक है जी, बेटा उसको कहें कि दोबारा ट्राई करे। बुशरा, ओके। तो एनिमीज ऑफ द स्टेट, अगर सियालकोट एक बॉर्डर पर है, अगर वहां से कोई आ जाता है इंडिया से और वो फायरिंग करता है, तो द कॉमन करियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि किसने मारा? रियासत के दुश्मन ने मारा। इंडिया हमारा रिवायती दुश्मन है। हर सियालकोट से लेकर कश्मीर तक का जो ये बॉर्डर है, ये हर वक्त इसमें झड़प लगी रहती है। क्यों? क्योंकि ये सियालकोट से लेकर जो कश्मीर तक का बॉर्डर है ना, ये मिड ऑफ पंजाब में बना हुआ है। आधा पंजाब इधर है, आधा पंजाब इधर है। तो ये दोनों तरफ के लोगों को वैसे बहुत खलता था, स्पेशली इंडिया के लोगों को, क्योंकि वो सिख हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ना ये खलता रहा है अपने शुरू से ही था। तो आज शुरू से आज तक यहाँ पे कहीं ना कहीं फायरिंग होती ही रहती है, या वो हमले करते ही रहते हैं छोटे मोटे। तो देखें, अब कॉमन करियर वाले की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अब इंडिया की फौज को वो कोई ट्रक वाला कोई बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो इन सबको देख लेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, और कौन है जी? इसराइल है। इसराइल भी हमारा दुश्मन है। इसराइली अगर फौज आ जाए और वो हमला कर दे, और उसके चक्कर में अगर आपका सामान खराब हो गया है, उसको नुकसान हो गया है, तो कॉमन करियर वाला बंदा जिम्मेदार नहीं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद है नेचुरल डिटेरियोरेशन। नेचुरल डिटेरियोरेशन क्या होता है? करियर, बेटा मुल्क दुश्मन की बात हो रही है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, बड़ा पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा ना इंडिया। रियासत, इसमें स्टेट का लफ्ज इस्तेमाल हो, रियासत का दुश्मन होना जरूरी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी? अल्लाह भला करे। नेचुरल डिटेरियोरेशन, करियर is not held responsible for any loss arising from natural deterioration of goods. For example, deterioration of vegetables, losing quality of milk or evaporation of liquids. नेचुरल डिटेरियोरेशन क्या होती है? जैसे लिक्विड्स होते हैं, वो वेपर्स बन के उड़ जाता है। लिक्विड की खासियत है, देखते ही देखते उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा। अच्छा, अगर दूध है, तो जितना दूध पुराना होता जाता है उसकी क्वालिटी हल्की होती जाती है, और एक वक्त आकर दूध फट जाता है और वो दूध रहता ही नहीं है, दही बन जाता है। सही है जी। इस तरह वेजिटेबल्स होती हैं। वेजिटेबल्स भी जितनी पुरानी होती जाती हैं, वहाँ बेटा डिटेरियोरेशन का मतलब है उसकी चीज़ को खराब होना, कुदरती तौर पर उसका खराब होने का प्रोसेस शुरू हो जाना, ठीक है। तो अब ये नेचुरली होता है ना, जैसे आप पालक है, धनिया है, पुदीना है, टमाटर है, उसको आप रख दें, एक दिन बाद उसकी शक्ल देखें चेंज होगी, अगले दिन और देखें शक्ल चेंज होगी। जितने दिन उसको गुजरते जाएंगे उसकी शक्ल क्या होती जाएगी? तब्दील होती जाएगी। तो ये नेचुरल डिटेरियोरेशन होता है। इसके बाद है डिफेक्टिव पैकिंग। डिफेक्टिव पैकिंग क्या होता है जी?
इफ द गुड्स आर डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर पैकिंग। देखिए, पैकिंग करना सामान देने वाले की जिम्मेदारी होती है। मैंने अगर करियर वाले को सामान दिया कि ये मेरा सामान अमेरिका लेकर चले जाओ, तो उसकी पैकिंग मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसको ऐसे इंश्योर किया हो पैकिंग के सामान उठाने बिठाने में, वो पैकिंग की वजह से सामान डैमेज ना हो। लेकिन अगर पैकिंग सही नहीं थी, ठीक है जी, बुशरा बेटा, उसके उसमें फर्क होगा। नहीं तो देखे ना, बच्चे तो हैं 51 स्टूडेंट्स स्टिल इन द क्लास। तो मैं नहीं समझता कैसा मसला हुआ होगा। उसको बोलो रीस्टार्ट करके मोबाइल पे ट्राई करे, हो जाएगा। खैर, तो लायबिलिटीज इन केस ऑफ क्रिमिनल एक्ट। तो डिफेक्टिव पैकिंग समझ में आ गया आपके। डिफेक्टिव पैकिंग में क्या है कि भाई सामान को प्रॉपर तौर पर पैक करना जिम्मेदारी है सामान देने वाले की। अगर सामान आपने प्रॉपर पैक नहीं किया और वो खराब हो गया, तो द कॉमन कैरियर विल नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कॉमन कैरियर की ये जिम्मेदारी नहीं। इसके बाद है कंसाइनर ऑन नेग्लिजेंस। इफ द गुड्स आर डैमेज ड्यू टू एन एक्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द कंसाइनर। भाई किसी भी ऐसी नेग्लिजेंस, यानी कि कोई चीज जिसको इग्नोर कर दिया हो कंसाइनर ने, कोई भी ऐसी चीज जिसको कंसाइनर ने इग्नोर कर दिया हो, तो इस सूरत में क्या है, इस सूरत में कंसाइनर खुद ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ। तो द कंसाइनर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सही है जी। ओके, लायबिलिटी इन केस ऑफ क्रिमिनल एक्ट। Liability in case of criminal act. The carrier is liable for loss due to damage to the goods caused by any criminal act of the carrier himself, his servant or agent, and for unlawful acts or misfeasance, that is, he converts the goods to his own use or knowingly delivers the goods to a wrong person. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि करियर लायबल कब है। करियर लायबल है कि हमने उसको सामान दिया था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है जी, हमने उसको सामान दिया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उस सामान का गलत इस्तेमाल कर लिया, यानी कि उसको खुद यूज कर लिया लट से। तो इन सच अ सिचुएशन, अगर वो सामान को खुद इस्तेमाल कर लेता है, देन ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर वो क्या हो जाएगा, उसका खुद वो जिम्मेदार होगा अगर उसने सामान को गलत तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर उसने जानबूझकर किसी गलत बंदे को दे दिया, सामान देना था मिस्टर गफूर को, उसने शकूर को दे दिया मिसाल के तौर पर, तो अगर उसने गलत बंदे को सामान डिलीवर कर दिया है, स्टिल ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। इस सिचुएशन में भी वो बंदा जो है वो डेफिनेटली जिम्मेदार होगा। मेजो बेटा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें जो आपके पास हेडिंग्स नहीं है। अच्छा, अब देखें, ये जो ना थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम ना। ये काफी बड़ा हो गया था, ये और ये, यहाँ तक ही हेडिंग कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर रहे हैं साथ साथ। Compensation of injury in due to negligence of common carrier. If a passenger suffer injury, he is liable to compensate such injured person because it is the basic duty of common carrier to provide safe transportation. Compensation of injury, देखें भाई, कैरियर वाला क्या लेके जा रहा था। लेट सपोज कैरियर वाला सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। कैरियर वाला, बेटा 8 हेडिंग्स करनी। जब कैरियर वाला एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में ये हुआ कि इंजरी हो गई, पैसेंजर को इंजरी हो गई। इसकी मिसाल बेहतरीन है एयरपोर्ट से ना, कि जब कोई जहाज गिरता है और लोग मर जाते हैं, डेफिनेटली उसमें जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, एयरलाइन की जिम्मेदारी आ जाती है। तो मरे से मरा हर बंदे को 25 लाख रुपए उनको देने होते हैं। अगर जैसे अभी जो रिसेंटली आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा तैयारा वो किस्सा, और वो आग लग गई थी और टेक्निकल एक मसला हो गया था।
अब उसमें 97 लोगों की जान गई। तो जब 97 लोगों की जान गई तो उसमें क्या हुआ कि हर बंदे को 25 लाख रुपए एयरलाइन की तरफ से देना लाजमी। अब दिए या ना दिए वो दैट इज समथिंग एल्स, बट इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयरलाइन। ये उस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो ये सामान डिलीवर करे। ठीक है जी। इफ ड्यू टू द नेग्लिजेंस, अगर पैसेंजर सफर करता है तो वो क्या होगा, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, liability for wrong delivery. If the goods are delivered to the wrong person and the consignee suffers a loss due to such wrong delivery, he will be liable for it. यहाँ तक इसको करेंगे। गलत बंदे को सामान दे दिया, सही बंदे को नहीं दिया, सही बंदे को नुकसान हो गया, तो वो जिम्मेदार है। ये लाइन पढ़ लें आप एक बार और कि if the goods are delivered to the wrong person, अगर सामान हमने गलत बंदे को डिलीवर कर दिया, if the goods are delivered to the wrong person and the consignee, जिसको सामान डिलीवर होना था उसको नुकसान होने लग गया। ठीक है जी। ड्यू टू सच रॉन्ग डिलीवरी ही विल बी लायबल फॉर इट, और इस रॉन्ग डिलीवरी की वजह से वो बंदा जिम्मेदार होगा। नाउ द नेक्स्ट इज डिले इन डिलीवरी। डिले इन डिलीवरी क्या होता है? इफ द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड इन द टाइम एंड द कंसाइनी सफर लॉस। अब भाई लेट हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई किसी खास मकसद के लिए हमने सामान मंगाया हो और लेट हो जाने की वजह से हमारा वो खास मकसद पूरा नहीं हो रहा। लेट हो जाने की वजह से अगर हमारा वो खास मकसद पूरा नहीं हो रहा, देन उस डिले की वजह से भी क्या हो जाएगा, द कंसाइनी विल हैव टू पे। अच्छा बस ये बहुत हो गए पॉइंट्स, 8 करने हैं तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। आखिरी बार एक बार दिखा रहा हूँ, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, कोई बात नहीं ना। आप देखिए मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ कॉमन करियर। तो जो लेट आया बेटा वो स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। हो गया? क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन हम आखिरी में करेंगे, तो सवाल आपका है तो आप रजिस्टर में नोट करें। ठीक है जी। और जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपने वो सवाल करना है। ओपन माइक डिस्कशन हमारी होगी एट द एंड। ठीक है। कॉमन कम ये वाली जो है ना, मैं नीचे ले जाता हूँ, सिर्फ हेडिंग ऊपर आ रही है ना ये। अब सही, पॉइंट नंबर 7, 8, 9। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। ना शेख रशीद साहब को वजीर रेलवे से हटाकर और वजीर दाखिला लगा दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे रेलवे के जरिए सामान के मूव होने की। जो हैवी मशीनरी होती हैं जो कंटेनर पर अमूमन नहीं जा पाती। ठीक है जी। बेटा वो खुद ऐड होगी, मैंने उस ओपन किया हुआ, वो ऐड हो सकती है अगर वो करेगी तो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1990, railway means a railway or any portion of a railway for public carriage of passengers, animals or goods। सन 1890 में ये कानून बना, इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस लॉ इज एस्टैब्लिश्ड इन 1890। रेलवे मीन्स रेलवे और एनी पोर्शन ऑफ रेलवे। रेलवे का मतलब किसी को एक बोगी भी हो सकता है। बोगी समझते हैं ना, एक जो इतने सारी बोगियां लगी होती हैं साथ में। फॉर पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर, जिसमें लोग जा रहे हैं, जिसमें जानवर जा रहे हैं, या जिसमें सामान जा रहा है। भाई यही होता है ना, या तो लोग जा रहे होते हैं, या जानवर जा रहे होते हैं, या एनिमल जा रहे होते हैं, और व्हाट्सएवर, और क्या हो सकता है।
रेलवे कंसीडर एज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और रेलवे को सबसे सस्ता तरीका समझा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे सस्ती सवारी है जी कौन सी? रेलवे। अच्छा, रेलवे कंसिडर एज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Bulky raw material and heavy plant and machinery can easily transfer from one place to another, ठीक place, by very low rate of freight. फ्रेट यकीनन फ्रेट आप लोग सुन चुके हैं, अकाउंटिंग के अंदर ये आप अक्सर सुनते रहते हैं। ठीक है जी। तो अगर सामान ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और अगर जी मैं साथ साथ कर रहा हूँ फरिया, रेलवे का मतलब आपने सुन लिया। अब इसमें क्या होता है, फायदे क्या हैं? जल्दी पहुंचता है सामान, रिलायबिलिटी होती है, और सस्ता डेफिनेटली। कॉस्ट तो कॉस्ट अप्रोच तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है। रेलवे इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज कॉमन करियर अंडर कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी, क्योंकि गवर्नमेंट इससे कंट्रोल में होती है, तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करे उसको कॉमन करियर कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। So it is not considered as common career under Carriage of Goods Act. Railway are governed by Railway Act 1890. कॉमन करियर एक्ट जो है वो 1865 का है, लेकिन जो इसका जो एक्ट है वो है 1890 का। ये अलग है, क्यों? क्योंकि इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं एज ए कॉमन करियर। ये इसका एक अलग रूल है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन रेलवे, रेलवे के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो इसका हिसाब किताब जो है जरा अलग होता है। ठीक है जी, ओके। अब 1890, ये 1890 का है बेसिकली, जो इसमें टू बी कॉमन करियर अ पर्सन मस्ट बी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। कॉमन करियर के लिए क्या जरूरी होता है कि सबसे पहले तो बंदा एंगेज होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है जी, जब ही ये मुमकिन है कि जब बंदा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व हो। दूसरा क्या है, द पर्सन मस्ट बी अदर देन गवर्नमेंट, और बंदे का गवर्नमेंट के अलावा कुछ भी वो हो सकता है। क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट होती है इसलिए ये कॉमन करियर नहीं होता है, इसका एक अलग कानून सन 1890 में बनाया गया। रेलवे आर नॉट रिगार्डेड एज कॉमन करियर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लायबिलिटीज, बट ड्यू टू इट्स ड्यूटीज आर कंसर्न टू द जनरल पब्लिक, इट इज एज कॉमन करियर। ये कॉमन करियर तो नहीं है, लेकिन कॉमन करियर की तरह ही होता है। कॉमन करियर क्यों नहीं? क्योंकि ये गवर्नमेंट है। कॉमन करियर के लिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट है इसलिए ये कॉमन कैरियर नहीं है, लेकिन ये कॉमन कैरियर जैसा ही है। ठीक है जी, रूल अलग है, 1890 में इसका बनाया गया। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स which are required in order to send goods or animals to their destination। अब जो रेलवे के जरिए, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, हो सकता है कल को आपको रेलवे के जरिए अपना सामान भेजना पड़े। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका ट्रांसफर होता है कभी हर 3 साल बाद ट्रांसफर होता है, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी मुल्तान। फेडरल गवर्नमेंट जो स्पेशली होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह उनके ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है ना। तो भाई अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप लोगों की जॉब लगेगी गवर्नमेंट, तो हो सकता है किसी का ट्रांसफ़र और ये किसी को देखना पड़ जाए कि जब आप घर का अपना सारा फर्नीचर और फिक्सचर जो है, फर्नीचर वगैरह स्पेशली सब भेजते हैं, ये बेडरूम सेट हो गया, और ये जो है वो रेफ्रिजरेटर, डिस्पेंसर वगैरह इस तरह की चीज़ें, जब एक शहर से दूसरे शहर आप भेजते हैं अपनी यूज़ में जो होती हैं, तो 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, और उन 2 डॉक्यूमेंट्स के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है। तो पहला है फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट इज अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन to the consigner who want to transfer the goods or animal from one place to another. This document contains the name, address, and other relevant information of consigner
consignee, description of goods, number of packets, weight, and the liability of railway regarding goods or animals. अच्छा, जो जानवर बोलता है उसके पैसे होते हैं रेलवे में, जो नहीं बोलता उसके पैसे नहीं होते। अजीब बात है ना, शायद पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। For different types of goods, different railway form have been available. The freight must be paid by consignor or consignee at the time of delivery of goods to the railway administration. अमूमन क्या होता है, आपको पता है रेलवे सरकारी है और इसमें नेग्लिजेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो किराया होता है ना वो एडवांस में लिया जाता है, यानी कि पहले किराया होगा उसके बाद आप ट्रेन में चढ़ेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले सखर की कुछ टिकट्स करवाई थी अपने मेहमानों के लिए, तो मैंने टिकट्स करवाई थी बुध की और उनको जाना था हफ्ते को। यानी इतनी हद तक एडवांस पेमेंट होती है कि जाना कब है और पेमेंट कब हो रही है। अच्छा जी, तो the freight must be paid by the consignor or consignee at the time of delivery of goods to the railway administration. The terms of conditions, आखिरी 10 मिनट रह गए हैं तो मैं बता दूं कि जैसे ही हमारा ये ऑटोमेटिकली एंड होगी क्लास 40 मिनट पर, तो सेम आईडी पासवर्ड से आप री लॉग इन करेंगे और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अच्छा, the freight must be paid by consignor or consignee at the time of delivery of goods. Okay, the terms and conditions on the basis of which goods are carried by the railway are printed on the back of forwarding note. In simple words, this receipt is itself a document of title of goods and animals. Forwarding note क्या होता है? इसको अगर मैं उर्दू में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि सामान भेजने वाले का नोट, यानी कि मालिक का नोट। ये जब रेलवे के जरिए आप सामान भेज देते हैं और वो सामान आपका ही है, उसका सबूत आपके पास ये फॉरवर्डिंग नोट होता है। सामान भेजने वाले के पास सामान की मिल्कियत का जो सबूत होता है वो ये फॉरवर्डिंग नोट होता है। अगर आपके पास से ये फॉरवर्डिंग नोट गायब हो जाए तो आपको सामान क्लेम करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, आपको FIR कटवानी पड़ सकती है, तो एक खतरनाक गली से आपका रास्ता हो जाएगा फिर। तो बेहतर है कि इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाए। ये इसी तरह की हैसियत रखता है जिस तरह कारोबार के अंदर एक लीज हैसियत रखती है, ठीक है। नाउ रेलवे रिसीट, when consignor submit his consignment, goods or animals and forwarding note to the railway administration, the parcel officer in railway department issued a receipt of goods on which complete details of goods or animals is available. This receipt is called railway receipt. The terms and conditions regarding consignment is stated on the back of the receipt. The consignor requires to send the railway receipt to the consignee at the destination, because the consignee can only receive the goods after the presentation of this railway receipt. ठीक है जी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसाइनर क्या करेगा, सबमिट करेगा कंसाइनमेंट और फॉरवर्डिंग नोट जो है उसको मिल जाएगा। द पार्सल ऑफिसर रेलवे डिपार्टमेंट का जो इश्यू करेगा रिसीट कि उसने सामान रिसीव कर लिया है, उस पे सामान की तमाम डिटेल्स लिखी हुई होंगी, ठीक है जी। अब कंसाइनर की जिम्मेदारी है कि वो उसका ध्यान रखे कि उसके पास तमाम चीजें जो उसने दी हैं वो तमाम चीजें लिखी हुई हैं या नहीं है रसीद के अंदर। अगर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है रसीद के अंदर तो इट में बिकम अ बिग इशू, ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। वो बोलेंगे हमने तो 50 चीजें दी थी, वो बोलेगा नहीं आपने तो 40 चीजें दी थी। जो 10 चीजें उसमें नहीं लिखी हुई होंगी वो कहां से फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि ये 10 चीजें भी आपकी, ठीक है ना। फिर उनका टाइम होता है कि 3 दिन के अंदर अगर किसी और ने दावा नहीं किया फिर हम आपको देख सकते हैं, आप एफिडेविट ले आए, उसमें हलफनामा लेके सामान आप ही का है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, अपनी तमाम चीजें दें, 2 गवाह लेकर आ जाए। मतलब वो आपको पता है लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है ना, स्पेशली अदालत वगैरह की जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं ये बहुत ही मुश्किल होती है और एक लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग नोट सामान जमा कराएंगे, फिर वो देखकर एक बंदा चेक करके आपको रसीद दे देगा, वो रेलवे रसीद होती है, वो लेकर आप घर चले जाएंगे, सामान वहां पहुंचेगा, उस रसीद के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, नंबर आप दिखाएंगे। जब रसीद मिलेगी ना उसमें ये भी लिखा होगा कि ये सामान रिसीव कौन करेगा। कराची से सामान आपने चढ़ाया है, अब लाहौर जाकर आप ही रिसीव करेंगे या कोई और बंदा आपके बिहाफ पर रिसीव करेगा।
अब जो जिस बंदे ने आपके बिहाफ पर वो सामान वहां से रिसीव करना है, उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, सारी डिटेल आपको यहां देनी होगी। जब वो बंदा सामान लाहौर लेने जाएगा तो उससे वो चीजें मांगी जाएंगी, हाँ भाई लाओ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपना ये दिखाओ, वो दिखाओ, सारी चीजें उसकी देखी जाएंगी। उसके बाद उसको सामान दिया जाएगा। यहां से एक नया सवाल शुरू होगा। क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन in transportation of goods as per Railways Act 1890। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारियां हैं एज पर रेलवेज एक्ट 1890? ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो वो चैट में लिख सकता है। ड्यूटीज ऑफ रेलवे। नंबर 1, ड्यूटी टू प्रोवाइड फैसिलिटी। यकीनन सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि भाई आपको रेलवे को बनाया किस लिए गया? आवाम को सर्विस देने के लिए। तो सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि भाई सर्विस देनी होगी आपको। कंसाइनर और कंसाइनी डिफरेंस। सामान देने वाला कंसाइनर, सामान देने वाला कंसाइनर, सामान लेने वाला कंसाइनी। समझ में आ गया भाई? दो ही बंदे होंगे ना। जी फरीन, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। जी हफ्सा, मैं मार्क करवा देता हूँ। अच्छा, इसमें मार्क करवाने वाली कोई चीज़ नहीं है ना? अच्छा, वो मैंने मार्क किया ना। एक मिनट, ऊपर वाला सवाल जरा देख लूँ, फिर नीचे वाला शुरू करते हैं। इसको पूरा ही करना पड़ेगा। ये मैंने जो मार्क किया ना, इसको छोड़े। इंट्रोडक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा, और फॉरवर्डिंग और रिसीट नोट, 3 ही तो हेडिंग है, पूरी कर लीजिएगा। 10 नंबर के लिए आया हुआ है। तो ये जो मैंने शॉर्ट कराया था, ये मैं अपना वापस ले रहा हूँ। ये पूरा करना होगा, ठीक है जी। अच्छा सर, इससे पहले जो सवाल करवाया उसका क्वेश्चन दोबारा बता दें। ओके, 1865। ओके, कब तक अपलोड करेंगे? फरवा बेटा अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह आज ही ना। अनम्यूट में थर्ड में करूँगा, नहीं तो बहुत खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगा। जी जी हिना बेटा, मेरा जो चैनल है कराची एजुकेशन फोरम, उस पर पिछले संडे की भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको मैंने आई थिंक लिंक सेंड किया था, नहीं किया था ये तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं। ये भी मैं रात तक अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है आपकी क्लास खत्म होने के कुछ ही वक्त के बाद ये लोड हो जाए, नहीं तो रात तक लाजमी लोड हो जाएगी, ठीक है। इसका सवाल क्या होगा ये भी बताते, वहां यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखें। व्हाट डू यू नो अबाउट कैरेज ऑफ गुड्स बाय रेलवे? व्हाट डू यू नो अबाउट कैरेज ऑफ गुड्स बाय रेलवे? 2 मिनट बाकी है, लिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यार ये रसीद कोई बिल्टी बिल्टी कहते हैं कुछ लोग ना, काशान। अच्छा, मुहद्दिसा कह रही हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, लॉ ऑफ कॉमन एंड पब्लिक करियर। सर ये क्वेश्चन समझा दें। ये वही है ना, कॉमन करियर और पब्लिक करियर एक ही बात है। तो जो कॉमन करियर की डेफिनेशन है जो पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगी, वो इसका पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा,
अब ये वाला सवाल हम शुरू करेंगे, ड्यूटीज ऑफ रेलवे वाला। ये सवाल हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं तो मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। दोबारा इससे लॉगिन हो जाइएगा सेम आईडी सेम पासवर्ड से।